you all in the special program organized by Study with VI, A Flight of Spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. Happy watching. Happy watching. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में। ऑफ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट क्या है, इसमें आप सभी लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता एक बार मैं फिर से बता दूं। ऑफ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में हम हर महीने की 21 तारीख को एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू एक ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जिसने अपनी कोई भी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी में चेंज किया है, जिसने अपनी लाइफ में डिसेबिलिटी होने के बाद भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है। तो ऐसे ही आज एक पर्सन हमारे साथ हैं, बट उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने सहयोगी यानी कि रतिनाथ सर का, जो आज मेरे साथ इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने गेस्ट का, जो आज हमारे साथ इंटरव्यू देने वाले हैं, दुर्लभ पटेल सर, जिनका नाम है। तो सर, मैं चाहूंगी आप आए और अपने बारे में कुछ 2 लाइन बताएं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम तो जैसे इन्होंने बताया दुर्लभ पटेल है, दुर्लभ एम पटेल। शॉर्ट में यहाँ मुझे सब डीएम पटेल के नाम से पहचानते हैं। आई बिलोंग टू अहमदाबाद और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, 100% ब्लाइंड। धन्यवाद स्नेहा। तो सर, दुर्लभ सर, थोड़ा सा हम लोग आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। तो एजुकेशन की बात करें तो एक्चुअली तो मैं मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं था, तो थोड़ा बहुत मुझे घर पे लिखना वगैरह, राइटिंग वाइटिंग का थोड़ा स्टार्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने। स्कूल हालांकि मैं नहीं जाता था, लेकिन 4 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 4 वो एक डिसीज़ होता था उस ज़माने में, स्मॉल पॉक्स, और उसके कारण आई लॉस्ट माय साइट। और फिर ब्लाइंड स्कूल में ही मेरे को एडमिट अहमदाबाद में किया गया। तो आई स्टडीड अप टू 12th in 2 different blind schools in Ahmedabad, and then मैंने जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए पास किया, और इसके बाद मैंने बीएड का भी कोर्स किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन का। बीए मैंने 87 में किया, बीएड मैंने 88 में पास किया, और फिर मुझे जॉब भी मिल गई थी, तो थोड़ी बीच में गैप आया मेरे स्टडी में। फिर मैंने 88 में बीएड करने के बाद 90 में एमए शुरू किया, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और वो 92 में मैंने पास किया, एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द गुजरात यूनिवर्सिटी इन दोस डेज। तो फर्स्ट रैंक में मैं पास भी हुआ इंग्लिश में, और उसके बाद मैं फिर कॉलेज में लेक्चरर भी हो गया। तो इसके सिवा साइड बाय साइड हाँ, मैंने थोड़ा म्यूज़िक भी सीखा हुआ है, और एक बुक बाइंडिंग का कोर्स भी किया हुआ है, और कैनिंग वर्क भी मैंने सीखा हुआ है, और कुछ हिंदी की नेशनल लेवल की एग्ज़ाम भी दी हुई है। फिर इसके सिवा मैंने कंप्यूटर भी सीखा हुआ है। वाह सर, आपने तो मतलब काफी काबिले तारीफ काम किया है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर, ये बिना परिवार के सपोर्ट के पॉसिबल तो है नहीं, इतना आपने उस जमाने में इतना एज ए विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के रूप में मतलब कोई भी एजुकेशन अचीव करना, तो इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग मिला? No, my family used to live in a small village, and that is फार फ्रॉम अहमदाबाद। 300 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो
ऐसे तो डायरेक्टली कोई सपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में ही ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता था। हाँ, फैमिली वाले इतना सोचते थे कि इसको मतलब स्टडी करवाना है, तो इतना सपोर्ट था। बाकी इनको ज़्यादा सपोर्ट तो वैसे भी वो लोग दे भी नहीं पाते। तो हाँ, थोड़ा बहुत मेरा वो मतलब मैं पढ़ने में शुरू से थोड़ा तेज था, तो इनको थोड़ा प्राइड था मेरे पे, तो वो लोग मेरे को थोड़ा इनकरेज भी करते थे। बाकी 12th तक तो मैं ब्लाइंड स्कूल के हॉस्टल्स में रह के ही पढ़ा। कॉलेज में मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, इकोनॉमिक, तो लेकिन वो हमारा नहीं था इतना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा फैमिली का। सो आई हैड टू गिव ट्यूशंस टू नॉर्मल स्टूडेंट्स, मेरा वो एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। तो उस ज़माने में मेरा मंथली फूड बिल होता था 200 रुपीज़, तो एटलीस्ट मुझे 200 रुपीज़ ट्यूशन करके कमाना पड़ता था। और शुरू का जो इनिशियल फीस होता था हॉस्टल का रहने का और डिपॉजिट, वो सब मैं थोड़ा बहुत घर से फादर से लेता था। तो मतलब वो सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली। बाकी मॉरल तो पूरा सपोर्ट था। ओके। देन सर, मतलब जब आपके स्टडी के टाइम पे, स्टडी दौरान आपके मतलब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपने स्टडी के टाइम पे? स्टडी के टाइम पे तो 12th तक तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते थे, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रेल में बुक्स अवेलेबल हो जाती है। फिर कॉलेज में जब आए तो वी नो दैट नो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स बुक्स इन ब्रेल। तो पहले तो सबसे पहला रीडिंग कैसे करने का जो सिलेबस है, तो उसके लिए किसी नॉर्मल पर्सन को रीडर के रूप में ढूंढना, फिर उससे टाइम लेना, फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग टू अपना शेड्यूल सेट करना। फिर वो भी कोई भी बंदा आदमी होता है तो ही कैन रीड 1 hour 2 hours फॉर अस। और वो जो नॉर्मली हम स्टूडेंट खुद करते हैं तो 5-6 घंटा 5-6 hours वी कैन रीड ऑन आवर ओन। या वो तो पॉसिबल था नहीं, तो किसी 1 घंटा, किसी ने 2 घंटा पढ़ा। कैसेट उस जमाने में थे, इधर तो अभी तो डीवीडी है, पेन ड्राइव में हम ले सकते हैं कितना भी डेटा। मोबाइल में भी अभी तो कितना यार डेटा हो जाता है, 100 MB स्टोर। तो उस टाइम पे तो रिकॉर्डिंग कैसेट में करते थे तो 1 hour होता था कैसेट का लेंथ, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट्स। तो उसमें 10 पेजेस 15 पेजेस बुक के रिकॉर्ड होते थे, तो एक ही बुक के हमारे 50-50 कैसेट बन जाते थे। और सिलेबस में 10-12 बुक्स होते थे, तो इतने सारे बुक्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे हम, क्योंकि इतना एक्सपेंडिचर भी हम नहीं कर पाते थे। तो चैलेंज ये था कि एक बार जो मिल जाए पढ़ने को, रीडर मिल जाए, तो वो सुनो और जितना हो सके इतना याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वे मे नॉट गेट द चांस टू गेट द थिंग्स रेड अगेन। तो रिपीटिशन का पॉसिबिलिटी कम है ऐसा सोच के ही बैठना पड़ता था, एंड वी हैव टू रिमेंबर इन वन गो। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा राइटर्स ढूंढना होता था एग्जाम के टाइम पे। तो 1 year जूनियर का रूल था, तो अभी 1 year जूनियर को तो हम अपने से जो बिलो स्टैंडर्ड उसको मतलब पहचानता नहीं है, वी डोंट नो एनीबॉडी फ्रॉम द जूनियर स्टैंडर्ड। तो कुछ ना कुछ करके कांटेक्ट करना, फिर कांटेक्ट लेना, फिर उसके घर जाना, फिर उसके गार्डियन को कन्विंस करना। तो उसमें एग्ज़ाम के बराबर एग्ज़ाम का टाइम जो पढ़ने का होता था 2 दिन तो राइटर ढूंढने में जाते थे। तो दूसरा क्या होता था, कभी कभी एग्ज़ाम के फर्स्ट मतलब कल मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, रात को हम पढ़ रहे हैं, उसी टाइम पे हमारा कैसेट खराब हो जाता है। तो रात को तो किसी को हम उठ के बोल भी नहीं सकते मेरे लिए पढ़ो। तो कभी कभी ऐसी दिक्कत भी आई थी। तो ये सारी जो मेन दिक्कत लगभग उस जमाने में सारे ब्लाइंड लोगों के साथ आती होगी, और सारे स्टेट्स में। तो सर एक क्वेश्चन है, आपने जो बताया उसके हिसाब से कि उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था, मतलब कि उस समय का माहौल कैसा था, कि कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में चाहे इस तरह का माहौल मतलब कैसा था जो आपने देखा हो? इट डिफर्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो गुजरात में ऐसा है कि अहमदाबाद में ज़्यादा हेल्प मिलती थी लोगों की,
अगर दूसरे किसी सिटी में आप पढ़ते हो तो सूरत या राजकोट तो इतनी हेल्प नहीं मिलती थी, ऐसा हमारे फ्रेंड लोगों का उस टाइम पे कहना था। तो यहाँ जनरली जो 2-3 अच्छी कॉलेजेस थी, जेवियर्स कॉलेज है, एक LD आर्ट्स है, एक HK आर्ट्स है, इसमें 3 कॉलेजेस में ही ज़्यादातर ब्लाइंड स्टूडेंट हम लोग पढ़ते थे। तो एक तो जेवियर्स कॉलेज में तो एक NSS जो चलता है, नेशनल सोशल सर्विस, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स को ये अलॉट किए जाते थे कि आपको साल में 30 इयर्स पढ़ना है। तो ऐसे 2-3 लड़के लड़कियाँ ऐसे अलॉट हो जाते थे, तो थोड़ा हेल्प मिलता था। फिर जो रिच लेडीज़ होती थी घर पे फ्री, वो लोग भी बहुत वॉलंटियर करती थी, तो वहाँ कैसेट वैसेट रिकॉर्ड करना बहुत आसान होता था। उनके घर पे हम बुक और कैसेट देते थे तो हो जाता था। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम उनके घर पे बुला के सीधा ही पढ़ देते थे। तो मतलब पब्लिक का कोऑपरेशन तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि भाई वी आर ब्लाइंड, तो उनके घर जाना फिर आना, वो बोले मेरे घर आओ तो मैं पढ़ दूंगी, तो पैरामिड में बैठने के, तो चल के जाना आना धूप में, बारिश में, कोल्ड में, तो प्रॉब्लम तो रहते थे, लेकिन हेल्प मिलती थी। और हेल्प मिलती थी इसीलिए ही हम कर पाए हैं। तो सोसाइटी का भी वैसे रोल है। और मुझे तो लगभग 2nd ईयर कॉलेज से ही एक मैडम मिल गए थे जो डॉक्टर थे खुद प्रोफेशन से, और दोपहर में फ्री होते थे, तो उन्होंने बोला मेरे घर पे आओ तो मैं पढ़ूंगी। तो फिर वो मेरे लिए 2-3 घंटे पढ़ती थी। शी यूज्ड टू रीड फॉर 2-3 आवर्स। तो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मैं उनके घर पे होता था, और इतना काइंड थे कि वो पढ़ते भी थे, चाय भी मुझे पिलाते थे एट 3 PM। फिर मैं कभी सो भी जाता था सुनते सुनते, तो कभी गुस्सा भी नहीं होती थी, पूछते थे मेरी सो गए, मैंने बोला हाँ, बोले सर लास्ट में क्या सुना, ये सुना, चलो वहाँ से फिर से पढ़ते हैं। तो इतना मतलब मेरे को काइंडली हेल्प किया कि आज तक मैं भूला नहीं, और मेरा रिलेशन आज तक वही उनसे है, और आना जाना लगा रहता है मेरा उनके घर पर। शी इज 87, तो बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे, बहुत। तो सर जैसा कि आपने बताया कि स्टडी मटेरियल प्राप्त करने में आपको काफी दिक्कत का सामना पड़ता था, तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो हमारे श्रोताओं को सुनने में अच्छा, मतलब एक अलग अनुभव जो आपका हुआ हो, कभी अच्छा चाहे बुरा, जो भी कोई खास इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि एक संस्कृत कंपलसरी हमारे वहाँ होता था गुजरात यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ने पड़ते थे, कंपलसरी संस्कृत एंड कंपलसरी इंग्लिश। अब ये संस्कृत पढ़ने वाले लोग पाना बहुत मुश्किल होता था, तो मैंने मेरे प्रोफेसर से ही रिक्वेस्ट कर दी कि भाई सर आप मुझे रिकॉर्ड कर दो। तो उन्होंने रिकॉर्ड तो कर दिया। तो मैंने सोचा कि ये तो कंपलसरी एक सब्जेक्ट है, तो क्या इसमें ज़्यादा पढ़ने का, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ेंगे। अच्छा मटेरियल रिकॉर्ड किया था उन्होंने, खुद का नोट था। तो मेरे को था कि सर का ही नोट है तो एक दिन पढ़ेंगे तो भी क्या है। तो हुआ ऐसे कि वो एग्ज़ाम का और कंपलसरी का पेपर हमेशा फर्स्ट होता था। तो कंपलसरी संस्कृत का पेपर का अगले दिन मॉर्निंग में मैंने बोला चलो पढ़ लेते हैं। तो उसी टाइम पे मेरा कैसेट रोल हो गया जाम। तो मैंने तो एक बार पहले भी नहीं सुना था। सर अब क्या करने का, सर को फिर से तो घर पे जाके तो बोल नहीं सकते। फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं गया दुकान पे कैसेट वालों की, तो मैंने उसको ब्लैंक कैसेट दिया। तो मैंने बोला कि ये कैसेट के अंदर जो मेरा कैसेट फंस गया है वो निकालो टेप पूरा, और ये मेरा जो खाली कैसेट है उसके चक्कर पे लगाओ। ऐसा करते करते उसको 2 घंटे लग गए। ये सब कराते मैं 2-3 बजे आया, फिर जितना हो सका उतना पढ़ा, और दूसरे दिन मॉर्निंग में एग्ज़ाम दे दिया। और एक बार क्या हुआ, हाँ इससे भी ज़्यादा, कि साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट था, 2nd सब्सिडियरी। हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट होते थे। पहला मेजर इंग्लिश मेरा था, तो उसमें ज़्यादा पेपर होते थे। फिर एक सब्सिडियरी होता था, फिर एक नेक्स्ट सब्सिडियरी 2nd सब्सिडियरी होता था, उसका एक पेपर होता।
अभी साइकोलॉजी होता था मेरा थर्ड सब्जेक्ट, वो मेरे को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे को तो उसका कुछ मटेरियल पता ही नहीं, कुछ मालूम नहीं, तो मेरे पास कुछ मटेरियल था ही नहीं। और कॉलेज में तो एग्ज़ाम में मैं क्या करता था कि जो लेक्चर में सुना हुआ था वो लिख देता था, तो वो थोड़े बहुत हो जाते थे पास। अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मेरे को कुछ पता नहीं क्या है, सिलेबस भी पता नहीं। तो मेरा एक फ्रेंड आया, वो सेकंड ईयर में था, मैंने बोला साइकोलॉजी का मेरे पास कुछ नहीं था। उसने बोला देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बुक एक ही है और मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके 20 कैसेट है, मैं तेरे को दे देता हूँ। मैंने बोला ठीक है दे दो। फिर उसने बोला देखो ये चैप्टर, उसमें क्या चैप्टर वो कैसे फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ, ये फर्स्ट ईयर के ऐसा मतलब सीक्वेंस में नहीं था कि 1 to 10 है फर्स्ट ईयर के और 11 to 20, तो वो तो बता के चला गया। भाई मैं भूल गया कि फर्स्ट ईयर के कौन सा है, अब क्या करने का। उसमें अभी कुछ 1.5-2 दिन बाकी थे, तो मैं तो भूल गया। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था कि मैं उसको फ़ोन करके पूछूं। मैंने सोचा चलो पूरे 20 कैसेट सुन लेते हैं, जो अपना होगा वो आ जाएगा इसमें। ये 20 सुना, फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम दिया। हालांकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए, आउट ऑफ 70 खाली 30 आए, तो पासिंग था तो हो गए। तो ऐसे ऐसे होता रहता था। जैसा कि आपने बताया कि आप गुजरात के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया, तो आपको कैसे लगा कि ये जो कंप्यूटर है ये मतलब विजुअल इम्पेयर्ड के लिए इतना प्रॉफिटेबल हो सकता है? ये आपने कैसे उस समय मतलब ये सोच लिया? हाँ, इसमें तो थिंग इज दैट कि मैंने पहले बताया ना, एजुकेशन में जब 87 में BA 88 में B.Ed कर लिया, उसके बाद मुझे एक ब्लाइंड स्कूल में जॉब मिल गया। तो वहाँ मैं टीचर था, और ये आपने शायद नाम सुना होगा, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसमें एजुकेशनल स्कूल के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट वगैरह है। तो एक ऑफिस के अंदर वहाँ एक कंप्यूटर के अंदर जॉस था इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन हमको स्कूल वालों को वो लोग उधर नहीं जाने देते थे। एक बार मैं गया तो वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर थी मैडम, उसने मुझे खाली बताया कि सर इसमें आप टाइप करोगे तो जो टाइप करोगे वो सुनाई देगा। मैंने बोला बताओ भाई, तो उसने बताया। तो उस टाइम पे तो इतना सीरियसली मैंने लिया नहीं था, तो लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि ये कुछ है। फिर मैंने तो वहाँ से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मास्टर कर दिया तो मेरे को कॉलेज में जॉब मिल गया। और हाँ, तो क्या था कि ब्लाइंड स्कूल में से मेरे को वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं पास कर गया लेक्चरर का। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक। तो मैं वहाँ से निकल गया, तो मेरे दिमाग से कंप्यूटर चला गया था। फिर हुआ क्या कि मेरी कॉलेज में भी, वहाँ पॉलिटेक्निक में भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट था, उसी में कंप्यूटर था। हम लोग बैठते थे साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में, तो उधर कोई कंप्यूटर था नहीं। लेकिन 2000 में एक कंप्यूटर हमको अलॉट किया गया। तब वहाँ नॉर्मल लोगों को भी तब नहीं आता था कुछ, तो ऐसा ही पड़ा था। तो फिर एक बार मैं ब्लाइंड स्कूल मेरे फ्रेंड से मिलने गया, तो वो लोग वहाँ थोड़ा बहुत सीखे हुए थे, दूसरे टीचर्स। तो मुझे एकदम याद आया कि हाँ यार, मैंने ये देखा था कैसे करते हैं, इन लोगों से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर मैंने खुद थोड़ा प्रैक्टिस किया। फिर मेरे कॉलेज में मैंने जो पढ़ा रहा था ऐसे ही कंप्यूटर, उसमें जाके जॉस का डेमो डाला, वहाँ प्रैक्टिस किया। फिर मुझे लगा कि यार ये काम की चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो यार कैसेट के अंदर तो बहुत कम मटेरियल आता था, इसमें कम से कम हम लोग रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, स्कैनर होगा तो स्कैन करके पूरा प्रिंटेड बुक भी पढ़ पाएंगे। तो मेरा एक्चुअली PhD करने का मैंने सोचा था, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो मुझे मेरा ही पर्पस सर्व करना था। तो मैं घर पे कंप्यूटर लाया, स्कैनर लाया, और जॉस का भी मैंने डेमो के बजाय वो फुल वर्जन क्रैक ढूंढा कहीं से, बॉम्बे से। उस टाइम पे तो मैंने पैसे दे के लिए।
तो ऐसा करते मैंने घर पे चालू किया। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को इसकी नीड है, तो क्या करेंगे, मेरे घर पे तो बुला नहीं सकते। तो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो है वहाँ 3-4 कंप्यूटर थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई सैटरडे या संडे को हमको आप अपना ये फैसिलिटी दो यूज़ करने को। मैं दूसरे ब्लाइंड लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो लोग ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में अभी नहीं है, बाहर चले गए हैं, या तो जॉब पे हैं या कॉलेज में हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे परमिशन दिया। तो लगभग महीने में 2 संडे हम लोग उधर चलाते थे। कंप्यूटर क्लब नाम दिया था हमने, मेंबरशिप सबको दी थी। सब आउट ऑफ स्टेशन से भी आते थे, सबको सिखाते थे। लगभग 3-4-6 महीना हमने लगभग 25-30 लोगों को ट्रेन किया। फिर तो सब लोग एक दूसरे को पूछते पूछते सीखते चले गए। आज तो लगभग गुजरात में सारे ब्लाइंड के पास कंप्यूटर होता ही है, लैपटॉप तो होता ही है। तो आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग कंप्यूटर लिटरेसी अमंग द ब्लाइंड इन गुजरात। हाय, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? यार कुछ नहीं, पता है आज मेरे कॉलेज में मुझे स्पीच देनी थी। जैसे मैं स्टेज पे गई ना, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अपने आप को एक्सप्रेस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हाँ यार, ये तो है। पता है आज मेरा जॉब इंटरव्यू था, इतना ख़राब गया ना, मैं कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं कर पाई वहाँ पे अच्छे से। और पता है तुझे, मुझे इतना डर लग रहा था ना, समझ ही नहीं आया मुझे क्या बोलूँ। काश कोई गाइड करने वाला होता। सही कह रही हो। पता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब सिखाते हैं, पर हमारे घर से तो इतनी दूर है, हमारे लिए जाना तो बहुत मुश्किल है। गाइस बस इतनी सी बात, स्टडी विथ वीआई का नया कोर्स लॉन्च हुआ है अनस्टॉपेबल मी के नाम से। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस भी सिखाए जाने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ऑनलाइन होने वाला है यूजिंग गूगल मीट। आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं है। सीरियसली? हाँ सीरियसली। अच्छा, तो इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है यार, स्टडी विथ वीआई की वेबसाइट पर जाओ www.studywithvi.com, या फिर एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करो 8839602219। फिर से सुनो 8839602219। इस पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। वाह, अब ना कोई डर ना ही कोई झिझक, अब हम भी अनस्टॉपेबल बनेंगे। अनस्टॉपेबल बनिए और नई ऊंचाइयों को छूइए। कि आपको मोबिलिटी में कैसे दिक्कत नहीं होता था? जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं था, गूगल मैप्स वगैरह कुछ नहीं थे, और किसी से आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हमको लोकेशन बताओ, तो कैसे आप मोबिलिटी कैसे करते थे उस समय? कहीं जाना आना कैसे करते थे? हाँ, मोबिलिटी का तो क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ लोगों को मतलब ये कॉमनली नहीं होगा, मैं पर्सनली बता सकता हूँ। तो मेरा पैसा भी मैप मतलब ब्रेन मैप बड़ा तेज है पहले से। तो मैं जब छोटा था 4 साल का और मेरी साइट चली गई थी, तब भी मैं मेरे विलेज में अकेला ही घूमता था। तो मैं एक बार याद रख लेता था कि यहाँ से इतना जाके राइट में मुड़ते थे, आता है लेफ्ट में मुड़ते थे, तो मेरे मेमोरी बहुत शार्प थी। तो यही चीज़ अहमदाबाद में भी हमको काम आती थी कि भाई यहाँ से गेट से स्कूल में से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो इनकम टैक्स ऑफिस वाला रास्ता आएगा, राइट में जाएंगे तो रिजर्व बैंक की ओर जाएंगे। तो मुझे तो वैसे भी ब्रेन में बहुत याद रहता था। तो एक बार किसी पार्शली स्टूडेंट के साथ चले जाते थे तो रास्ता याद रख लेते थे। फिर मैं तो अकेला ही घूमता था स्टिक लेके। तो फिर बस में भी हमको ऐसे ये राइट में टर्न लेगा तो ये नवरंगपुर आ गया, थोड़ा आगे जाके 2 स्टॉप के बाद लेफ्ट में टर्न लिया तो ये जेवियर्स कॉलेज आ गया, सब याद ही होता था। क्रॉस करने में कभी किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, तो कोई भी रोड पे खड़े होते तो बोलते थे प्लीज़ क्रॉस करवा दो, तो कोई ना कोई करवा देता, क्योंकि उस टाइम पे वॉकिंग पे भी लोग ज़्यादा थे। अभी दिक्कत है, अभी ज़्यादातर लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में ही होते हैं। तो अभी किसी ब्लाइंड को रोड क्रॉस करना तो लगभग कोई मिलता नहीं।
हाँ, तो लाइक सर वहाँ पे मतलब लोग सपोर्टेबल थे, जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो रोड क्रॉस करवाना इजीली, या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो मतलब अगर कुछ है बताना, तो मतलब इस तरीके से लोगों का सपोर्ट था वहाँ पे। हाँ, अहमदाबाद में ज़्यादा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिटी यू आर लिविंग इन। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस अहमदाबाद में ही होता है गुजरात में, चाहे वो रीडिंग का आपको हेल्प चाहिए, चाहे रास्ता क्रॉस करने का हेल्प चाहिए, कुछ भी। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस अहमदाबाद में, दूसरे सिटी में इतना नहीं होता है। जी हाँ, तो सर जैसे आपने बताया, जैसे आपने काफी ज्यादा सामाजिक सेवाएं की हैं खुद से, जो आपको आता था वो आपने दूसरों को बताया है, उस चीज के लिए अवेयरनेस आपने फैलाई है। तो मतलब इससे रिलेटेड आपको कभी कोई गवर्नमेंट से या अदरवाइज किसी से ऐसे आपको हेल्प मिली है? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है कि ना तो मैं कोई इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट में किसी पोजीशन पे हूँ ब्लाइंड से रिलेटेड। तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी से फाइनेंशियल हेल्प मांग सकता हूँ, या तो मेरे को कोई रिकग्नाइज करे। और मेरे को रिकग्नाइज होना भी नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मल फील्ड में काम कर रहा था। तो मेरे को किसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में ऐसे जाके, मतलब क्योंकि वो हम लोग जाते हैं तो इन लोगों को इंटरफेरेंस भी लगता है, तो ये दोनों चीज़ से मैं दूर रहता हूँ। तो मेरा खुद से जितना होता है मैंने किया है। तो एक तो ये कंप्यूटर वाला मैंने कर दिया था, और दूसरा मैंने एक बीच में, मैं जब कॉलेज में भी था ना, तो मैंने एक राइटर्स क्लब बनाया था। तो 3-4 कॉलेजेस में जो जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे उनको राइटर की हेल्प मिले, इसके लिए मैंने 25-30 लड़कों का एक लिस्ट बना के रखा था, फ्रेंडशिप करके, कि भाई हमको जब जब ज़रूरत पड़े तो आप 30 में से कोई जाना। तो उसमें भी कोई, मतलब मैं खुद से ही करता, जो करता रहता था। फिर ये कंप्यूटर वाला तो मैंने किया, वो तो है ठीक है, बड़ा काम था। फिर मैंने आरएसएस के अंदर भी सेवाएं दी, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट को 8th 9th 10th वालों को इंग्लिश पढ़ाने का। मतलब ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं ना, उसको आरएसएस वाले इकट्ठा करते थे, और हम लोग वॉलंटरीली उनको, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मेरे साथ वाले 2-3 टीचर थे मैथ्स वगैरह के लिए। वो काफ़ी सालों तक किया मैंने। फिर उनके वहाँ भी कंप्यूटर सिखाना था नॉर्मल स्टूडेंट को, तो वहाँ भी मैंने लगभग नॉर्मल को भी थोड़ा सिखाया। फिर इधर गुजरात में ब्लाइंड लोगों का इंग्लिश बहुत पुअर होता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके कभी कभी इंग्लिश सिखाने का थोड़ा थोड़ा टाइम दिया। फिर अभी रिसेंटली तो ये मोबाइल वगैरह आ गए, तो मैंने बहुत सारे ऑडियो भी लोगों के लिए बनाए ट्यूटोरियल के लिए, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिए हैं। और इसके सिवा मैं, हाँ, काफ़ी लोगों को ये इनकम टैक्स वगैरह का मालूम नहीं होता है, तो ये सब मतलब हेल्प करता रहता हूँ, एडवाइस देते रहता हूँ, कभी सेमिनार कंडक्ट कर लेते हैं तो बताता रहता हूँ। गाइडेंस मतलब मेरा देने का मेन काम होता है, गाइडेंस देने का। फिर वो लीगल हो थोड़ा बहुत, या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, या बैंकिंग लोन वगैरह से हो, या तो फिर किसी और भी, कुछ भी मेरे को जो पता है मैं करता रहता हूँ। कहीं कहीं से भी मुझे कोई ग्रुप बना के लेक्चर देने के लिए बोले। बाकी मेरे कोई इंस्टीट्यूट में मैं नहीं हूँ, तो मुझे कोई अवार्ड तो ऐसा नहीं मिला। लेकिन ये ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन का एक कुछ अवार्ड होता था, जगदीश पटेल अवार्ड, वो एक बार मुझे इन लोगों ने दिया था, कभी बिना इंस्टीट्यूट के भी आपने इतना किया है तो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप नॉर्मल लोगों को कंप्यूटर सिखाते थे, तो मतलब उस टाइम पे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे आपको, या नॉर्मल जो हम सिखा रहे हैं वो लोगों को समझ आ जाता था? आ जाता था, उसमें तो दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा। कंप्यूटर में इतना दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बच्चों को पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे, तो वो बच्चे 16-17 साल के होते थे, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल किया, तो वो वहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि लड़कियाँ भी होती है 16-17 साल की, लड़के भी होते हैं। और क्लास को 2 डोर होते थे, एक डोर से हम एंटर करते थे, पिछला भी एक डोर होता था, तो लड़के भाग जाने का भी चांस होता था। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत है। कंप्यूटर सिखाना तो बहुत ईजी है, हम बोलते हैं कि ये दबाओगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये बच्चों को कंट्रोल करके क्लास में रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है।
तो उसके लिए फिर हमको थोड़ा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली 50-60 स्टूडेंट होते हैं तो उसमें मिस्चीवियस होता ही है। तो मैं पहले 2-3 दिन में क्या काम करता था, नए स्टूडेंट जब आते हैं सेमिस्टर में, तो एक मेरा मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इम्प्रेशन ऐसा बना देता था कि सर को सब मालूम है। तो मैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन लेता रहता था 2 दिन तक कि भाई रतिनाथ जी नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, मैं ऐसा पूछता रहता था खाली मेरे आवाज़ से एक्वेंट होने के लिए। तो बहुत क्वेश्चन पूछ लेता था, 10, 12, 15, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था। तो फिर धीरे धीरे मेरे को आवाज़ डिस्टिंग्विश होती थी कि भाई ये नेहा जी है, ये रतिनाथ है, ये वो है, तो मैं याद रख लेता था। फिर हमारे यहाँ रोल नंबर से ही होता था वो, क्या बोलते हैं इसको, रोल कॉल, अटेंडेंस लेने का। हाँ, तो हमको तो हर एक लेक्चर में जाकर खुद से ही लेना था, ऐसा कोई क्लास टीचर वाला सिस्टम कॉलेज में होता नहीं था। तो मैं वहाँ अटेंडेंस लेता था, तो मैं क्या करता था, नंबर तो मैं ही बोलता था 1, 2, 3 अप टू 60। फिर किसी एक स्टूडेंट को मैं बोलता था कि मैं जिसको यस सर सुने उसमें मैं बोलूँ पी, तो पी उसी में करना, जिसकी आवाज़ नहीं है उसमें ए करना, और तूने गलत किया तो मैं लास्ट में चेक करता हूँ। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मेमोरी इतना शार्प है कि 160 नंबर के ख़त्म होने के बाद मुझे वो याद होता था कौन कौन से एब्सेंट, क्योंकि प्रेजेंट मुझे याद नहीं रखने होते थे ना। कम तो कौन होता है एब्सेंट, तो प्रेजेंट को क्यों याद रखे, एब्सेंट को याद रखो। तो मैं फिर उसको पूछ लेता था, भाई 14 में क्या किया, 23 में क्या किया, 37 में क्या किया, ए है ना, ए है ना। तो फिर सर आपको तो पूरा याद होता है। मैं बोलता भाई कभी मेरे साथ चीटिंग मत करना, तुम नॉर्मल टीचर से कर लेना। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ भी पता है, तुम्हारे नंबर भी पता है, तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट भी पता है। तो फिर बच्चे सहम जाते थे कि इनको सब मालूम ही होता है। तो ये मुझे बहुत हेल्प होती थी कंट्रोल करना। फिर थोड़ा ऐसा भी होता था कि 60 बच्चे होते थे, उसमें से 10-15 सिंसियर भी होते थे, थोड़े सिंपैथेटिक भी होते थे। तो इतना हम अच्छा करते थे काम, पढ़ाना तो मेरा अच्छा था वैसे भी। तो फिर वो लोग भी कभी कभी हेल्प कर देते थे कि सर ये मिस्टेक कर रहा है। तो लेकिन वो जो मैं 2 दिन पहले काम करता था वही ज़्यादा काम आता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हमारे देश में आज भी 10% से कम लोग जो है शेयर मार्केट में की तरफ जाते हैं। तो आपने इतना पहले कैसे सोच लिया कि इस मार्केट में मुझे जाना चाहिए, और उस समय क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और कैसे मतलब सपोर्ट मिला, इसका थोड़ा सा बताएं। इसमें तो ऐसा है कि मेरा नेचर ही पूरा रिस्क लेने का होता है। तो मैंने एक बात तो आपको बताया नहीं बीच में मेरा कैरियर का, कि जो ब्लाइंड स्कूल में मैंने जॉब शुरू किया था, उसके बाद मैंने मास्टर किया, उसके बाद मुझे कुछ भी करके कॉलेज में लेक्चरर बनना था। तो मैंने थोड़ा इंटरव्यूज दिए प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वहाँ मेरा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि मैं तो फर्स्ट तो था यूनिवर्सिटी में, मतलब नॉलेज तो था मेरे पास। तो फिर मैंने एक ऐसा जॉब, गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट निकला कि भाई फॉर 3 मंथ्स एडहॉक लेक्चरशिप, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। तो मेरा ऑर्डर भी आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो मैंने स्कूल में बोला मेरे को रिज़ाइन करना है। तो उन्होंने बोला ये तो 3 मंथ का है, इधर तो परमानेंट हो, कहाँ है, क्यों जाते हो। मैंने बोला सर मेरे को नहीं रहना, कॉलेज में ही जाना। मतलब ऐसे रिस्क में पहले से, मतलब मेरा नेचर ही था। तो उस टाइम पे मैं चला गया था कॉलेज में 3 महीने के लिए। तो वो तो लकीली क्या हुआ कि वो 3 महीने के बाद मेरा ये पॉलिटेक्निक वाला जीपीएससी का एग्जामिनेशन हो गया, और मैं उसमें भी पास हो गया। मैं पॉलिटेक्निक में परमानेंट जॉब में आ गया। बाकी मैंने स्कूल को छोड़ दिया था, परमानेंट छोड़ कर टेम्पररी। तो ऐसा ही शेयर मार्केट में हुआ था कि जो मैडम मुझे वो रीडिंग कर देती थी, वो कभी कभी शेयर, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, कभी बात करते थे कि मैंने ये लिया था ऐसा। तो मैंने एक बार रेडियो पे खाली प्राइस सुनना शुरू किया, 6:15 को उस टाइम पे रेडियो बॉम्बे पे प्राइस आते थे। तो मेरे को थोड़े बहुत नाम याद रह गए कि ये HDFC बैंक और ये कॉलगेट, ये वो, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने एक दिन सुना कि HDFC बैंक पहले 48 रुपया था, वो धीरे 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 गिरते गिरते 30 रुपीज़ आ गया है।
मैंने बोला चलो इसको ले लेते हैं। मुझे कुछ पता नहीं होता था कैसे करते हैं क्या ये वो। मैंने तो उस मैडम को जाकर बोला मेरे को शेयर लेना, आप कैसे लेते हैं? बोले कि एजेंट है। मैंने बोला मेरे को 200 लेना है। उन्होंने एजेंट को बोला, एजेंट ने लाके दे दिए। बस तब तो मुझे कुछ पता नहीं था इसको कैसे स्टडी करने का, शेयर क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है, कुछ पता नहीं। फिर मेरा 1 साल के बाद बढ़ के 68 हो गया तो मैंने बेच दिया। तब भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था। फिर मैंने सोचा कि साला ये मैंने लिया फिर बढ़ा तो क्या होता है इसमें, तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे स्टडी शुरू किया था। तो मैं पूछता रहता था कुछ जानकार लोगों को भी कैसे देखते ये हो, लेकिन किसी को इतना परफेक्ट नॉलेज तो था नहीं। तो उस टाइम पे एक मैगजीन आता था कैपिटल मार्केट करके, तो वो महीने में 2 इश्यू होते थे, तो वो लाके हम पढ़वाते थे किसी को। उसमें से थोड़ा बहुत जानने को मिला। फिर इकोनॉमिक टाइम्स में हर मंडे को कुछ आर्टिकल आते थे, उसमें थोड़ा बहुत रीडिंग करवाते थे, थोड़ा सेंस बनता था। फिर जब ये मैंने घर पे कंप्यूटर ले लिया ना, तो फिर मेरे पास नेट मैंने डायल अप उस टाइम पे BSNL का फ्री था। रात को 10 बजे से सुबह 10 PM to 6 AM फ्री था। तो मैं रात को 10 बजे बैठता था कंप्यूटर पे 1 बजे तक, और पूरे गूगल में ढूंढता रहता था भाई ये शेयर का कैसे स्टडी करने का, ये फंडामेंटल स्टडी कैसे करने का, EPS क्या होगा, सब मैंने खुद पढ़ पढ़ के सीखा। फिर एनालाइज करना सीखा। बाकी लगभग 2004 तक तो मैं ऐसा ही लेता था बेचता था, ऐसा ही लेता था बेचता था। मेरा लक भी था कि मेरे को पैसा मिल भी जाता था। तो 2004 के बाद मेरा थोड़ा ज़्यादा मतलब उसका मेथोडिकल हो गया। तो उसके बाद थोड़ा और अच्छे से मैं काम करने लगा। तो बस ऐसे खुद ही मतलब जो भी मैंने किया मैंने खुद ही किया। अगला क्वेश्चन भी शेयर मार्केट से है। इसमें 2 ऑप्शन है, लेकिन आप तीसरे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो आपके अनुसार क्या शेयर मार्केट एक लॉटरी है या जुआ है? ना, वो लॉटरी भी नहीं है, वो जुआ भी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, लॉटरी तो वो होती है ना कि भाई आप 5 रुपए का टिकट लेते हैं और 1 करोड़ रुपया आपको लगने का चांस है। तो ऐसा तो इधर नहीं है कि 5 रुपये का शेयर लिया तो 1 करोड़ हो जाएगा, और लॉटरी का रिजल्ट तो आपको 2 महीने में मिल जाता है। तो यहाँ तो 2 महीने में 5 करोड़ नहीं होने वाला 5 रुपये का या 1 करोड़ जितना। तो लॉटरी तो है नहीं। जुआ एक सेंस में लोग कह सकते हैं कि जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं कि कल तो बढ़ ही जाएगा और 2 दिन में 10 रुपया बढ़ेगा, तो वो लोग जुए की तरह खेलते हैं। जुआ होता नहीं। ये भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। आप सोच समझ के करो, थोड़ा पढ़ाई करो इसका। तो जैसे आप FD में बैंक में पैसे रखते हो, तो ऐसे म्यूचुअल फंड का तो सबको मालूम है। म्यूचुअल फंड भी एक टाइप का शेयर मार्केट ही है। आपको शेयर में डायरेक्ट पता नहीं चले तो आप म्यूचुअल फंड में SIP करो, तो SIP तो करते ही है लोग अभी। तो वो भी एक टाइप का FD रिकरिंग अकाउंट है ना। बैंक में जो पहले हम रिकरिंग करवाते थे, हर महीने एक फिक्स अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जाती थी, बस लगभग म्यूचुअल फंड का SIP रिकरिंग ही है शेयरों का। तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो उसमें ज़्यादातर जनरली अगर लॉन्ग टर्म आप जाते हो 10 ईयर to 15 ईयर, तो कितना भी बाजार ऊपर नीचे हो जाए आपको 13 to 16% मिलने का ऑन एन एवरेज चांस है। तो इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जुआ है या लॉटरी है? तो म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ज़्यादा स्टडी भी नहीं करना है। हाँ, खुद से करना है तो थोड़ा स्टडी, थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा लर्निंग होना चाहिए, थोड़ी साइंस आपकी होनी चाहिए। तो वो भी कभी कभी म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न बनता है हमारा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके करोगे तो ना ये जुआ है ना लॉटरी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये मैं मीन सर आपके कहने का मतलब कि जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं बट किसी डर की वजह से नहीं आ पाते, तो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस वो म्यूचुअल फंड में पहले स्टार्ट कर दे, किसी भी 2-3 म्यूचुअल फंड अच्छे ढूंढ के। तो उसमें तो उनको कुछ करना ही नहीं है ना, पैसा ही डालना है फिक्स डेट को। SIP करो, देखो
तो हाँ, तो म्यूचुअल फंड में भी एक साथ मत डालो कभी भी। एसआईपी मतलब हर मंथ एक फिक्स अमाउंट हर फिक्स डेट पे डाल दो बस। तो क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके कम यूनिट आएंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आपके अकाउंट में ज़्यादा यूनिट आएंगे, तो वो एवरेज आउट हो जाता है इन द लॉन्गर रन, 10 साल में, 15 साल में। और इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। मतलब सर का कहना ये है कि जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं तो तैराकी सीख के जाते हैं, ड्राइविंग करने जाते हैं तो मतलब गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग सीखना जरूरी होता है, किसी जॉब के लिए एजुकेशन जरूरी होता है, इसी शेयर मार्केट में पहले आप कुछ सीख के तब फिर आइए, यही। स्टॉक मार्केट डायरेक्ट स्टॉक करना है तो सीखिए, अगर म्यूचुअल फंड में करना है तो कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है। खाली फंड का ट्रैक रिकॉर्ड ही देखना है कि वो फंड कितने साल पुराना है और कितना पिछले 5 साल का है, बस इतना देख लो काफी हो गया। शेयर का डायरेक्ट काम करना है तो ही सीखो, और उसमें भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जितना आप अपना काम सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट। ये लोग जो लोग बोलते हैं ना मैंने ये टेक्निकल सीखा और ये किया और ये चार्ट किया और वो चार्ट दिया और ये दिया, तो इतनी भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ये लोग बात करते हैं ग्रुप में, आपने देखा होगा ये चार्ट है ना, ये कैंडल है ना, ये ओवर, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादातर, सिंपल ही रखता है। तो जितना आप सिंपल रखोगे आपको एक्सपीरियंस, हाँ थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट वगैरह पढ़ना आना चाहिए कंपनी का, फिर कंपनी का गाइडेंस जो देते हैं वो लोग, वो आपको समझना आना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें मेन है, रिजल्ट पढ़ना आना चाहिए और कंपनी जो गाइडेंस देती है उसको आप प्रॉपरली समझो, और थोड़ा ये भी ट्रेंड देखो कि फ्यूचर में ग्रोथ कौन कौन सी जगह पे होने वाला है। तो ये सारा आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाता है। और फिर स्टॉक के फंडामेंटल होता है कि ये वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मतलब रिजनेबल प्राइस पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऊपर के भाव में हम लेंगे तो चांसेस है कि हम 10 साल तक फंसे रहेंगे इसमें, तो ये थोड़ा नॉलेज चाहिए। मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर आप कोई एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर्स या एप्स के बारे में बता सकते हैं जहाँ से विजुअली इम्पेयर्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन ले भी सके और वो ट्रेडिंग भी कर सके। तो जो काम आपको करना है ना, तो जो 2-3 ब्रोकर है, ज़ीरोधा, एंजल वन, इनके थ्रू आप अकाउंट खोलोगे तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, और इसमें आप लगभग स्टॉक के बारे में भी स्टडी कर पाओगे, और कंपनी का रिजल्ट देखना है तो एक सेपरेट एक ऐप है screener.in, वो भी टोटली एक्सेसिबल है। तो अकाउंट का मतलब आपको शेयर परचेज करना, सेल करना, इसके लिए अकाउंट चाहिए तो वो या ज़ीरोधा में कर सकते हो या एंजल में, दोनों ऐप पूरी एक्सेसिबल है। मैं खुद एंजल से काम करता हूँ, और उसी में वैसे भी स्टॉक का डेटा मिल जाता है, रिसर्च करना है तो स्टॉक का मतलब बुक वैल्यू कितना है, EPS कितना है, ये सब टेक्निकल टर्म है शेयर मार्केट की, लेकिन मिल जाता है उसको। अगर वहाँ नहीं देखना है तो फिर आप screener.in भी एक्सेसिबल है, वहाँ कंपनी के रिजल्ट पड़े ही रहते हैं पिछले 10 साल के, तो वो बहुत एक्सेसिबल है, वहाँ से देख सकते हो। और फिर ट्रेंड लाइन में आपको कॉन्फ्रेंस कॉल ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब कंपनी जो गाइडेंस देती है वो हर 3 महीने के बाद, तो ऑडियो फॉर्म में आप कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते। कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब है कंपनी का गाइडेंस, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, ये जो उसका प्लान होता है वो जो बताते रहता है हर क्वार्टर में, वो आप ट्रेंड लाइन में सीधा सुन सकते हैं ऑडियो में। बस ये इतने अब बहुत हो गए अपने लिए। ओके सर। तो सर जैसा कि आप स्टॉक मार्केट में हैं और काफ़ी दिनों से हैं, तो क्या आपने अपने जैसे किसी और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया है, और वो आपसे सीख कर क्या आज सक्सेसफुली कर पा रहे हैं? हाँ, मैंने इधर मेरे पहचान वाले जो होते हैं गुजरात में, उनको तो 3-4 लोगों को मतलब बताया तो बहुत लोगों को है, लेकिन 3-4 लोग सक्सेसफुली करते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं कि बाद में थोड़ा बहुत मेरे को उनसे सीखना पड़ा। और बाकी तो ये रतिनाथ जी हमारे ग्रुप चलता है उसमें, उनको मालूम है, मैं मतलब करता रहता हूँ मैसेजेस जो लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ तो मेरे जो फ्रेंड होते हैं पर्सनली जिसको हम पहचानते हैं और गुजरात में काफ़ी सालों से है, उनमें से 3-4 लोग बहुत एक्टिवली करते हैं,
मैंने बताया तो होगा 15, 20, 25 लोगों को, लेकिन ये 3-4 लोग अच्छे से कर लेते हैं। और कुछ बाद में वो इतना आगे बढ़े कि मुझे भी कुछ कुछ उनसे सीखने को उनसे मतलब आई लर्न फ्रॉम देम सर्टन थिंग्स। लेकिन मैंने बहुत सारे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इधर कभी कभी वो होता था, कुछ और प्रोग्राम तो एक लेक्चर हमारा शेयर मार्केट का रखते थे। ऐसे ऐसे अवेयरनेस के लिए काम तो ब्लाइंड लोगों के बीच में बहुत सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और कभी किसी ग्रुप में फिर से लोग अरेंज करते हैं कि स्टॉक मार्केट का कुछ बताओ, तो ऐसा तो चालू ही रहता है मेरा कुछ ना कुछ। और आपको ये ग्रुप में तो पता है मैं लगभग रेगुलर आता हूँ कुछ ना कुछ बताने के लिए। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। सर आप उस टाइम पे से स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में हो जब वीआई को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होगी, मतलब उस टाइम पे वीआई एजुकेशन भी कर लेते थे तो वो भी बड़ी बात मानी जाती थी, और आपने इतना कुछ कर लिया, तो इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या रही और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? नहीं, इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मैं खुद ही था हमेशा, क्योंकि मैं पहले से ये सोच लेता था कि मुझे ये करना है तो करना है। मेरे फैमिली को तो मालूम नहीं होता था क्योंकि मेरे फादर और मदर दोनों अनएजुकेटेड है, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं अहमदाबाद में क्या कर रहा हूँ। उनको इतना ही पता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैं स्कूल में पास होता था, मैं इनको इतना ही पता होता था कि मैं पास हो गया। उनको ये पता नहीं होता था कि मेरे कितने परसेंटेज आए। तो मतलब इस तरह से वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाते थे मुझे, वहाँ से मैं कुछ सीखता नहीं था। हाँ, लेकिन वो लोग मेरे को फ्रीडम देते थे, मेरे को कोई टॉर्चर नहीं करते थे, क्या करता है तू, पैसा का क्या करता है, क्या है वो है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे हिसाब से काम करता रहता था, उनको भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक हेल्प करता था, लेकिन कभी उन्होंने पूछा नहीं कि भाई तू क्या करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्यों सेविंग नहीं होता है, क्यों वैसा है वैसा है। तो बाकी वो लोग मुझे लर्निंग नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद ही अनएजुकेटेड थे। मेरे ब्रदर भी नहीं पढ़े हुए, तो मैं तो ब्लाइंड हूँ, इसलिए मेरे को इन लोगों को पढ़ाना पड़ा। मेरे अगर मैं नॉर्मल होता तो मुझे भी पढ़ाई का चांस नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग फार्मर थे मेरा फैमिली, तो छोटी उम्र से फिर एग्रीकल्चर में ही डालते थे। मेरे भाई ने सबने 5th 6th तक ही स्टडी किया है। आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली, मेरे अंकल के मतलब चाचा चाची मासा मौसी बुआ सारे लोग अभी 10th तक है बस। अभी हमारे बच्चे सबके पढ़े हैं अच्छा सर, सभी भाइयों के। ग्रेट सर। प्रिंस सर के द्वारा एक क्वेश्चन आया सर आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर कोई वीआई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि उसे पता नहीं है लॉट, तो वो एक अमाउंट क्या हो सकती है जितना वो इन्वेस्ट करे, मतलब हाँ कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना इन्वेस्ट करना चाहे या नहीं, बट फिर भी अगर हमें कुछ नहीं पता, हम रिस्क ले रहे हैं, तो एक सही अमाउंट कुछ हो, आप अगर एडवाइस कर पाए। नहीं, मैंने बताया जब तक पता नहीं है तब तक तो म्यूचुअल फंड ही सेफ। अगर सेना ही है तो फिर 20-25 हज़ार रुपया से चालू करो, लॉस जाएगा तो अभी चलेगा, ठीक है। शुरू में 2-3 लाख रुपया मत डालो, स्टार्ट विथ ओनली 20,000 25,000। अगर चला भी गया 5,000 10,000 पर ज़्यादा लॉस नहीं है, और लॉस जाएगा ही जाएगा। अगर आप करना चाहोगे यू विल हैव टू बेयर लॉस, और लॉस जाएगा तभी आप सीखोगे। तो ऐसा सोचना, मार्केट को मैंने फीस दिया था सीखने, लर्निंग का मैंने ट्यूशन फी दिया था, लॉस तो होगा ही होगा। रिस्क लेने की अगर आप में वो है तो अभी काम करना। ओके सर। सर क्या आपको लगता है एक यूजुअली SIP करके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करके अपना आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? यार बड़े आराम से ना यार, खाली म्यूचुअल फंड में करोगे तो भी हो जाएगा। कीप इट फॉर 15-20 ईयर्स। अगर आपका एज 25-30 है तो अभी से चालू कर दो, 50 तक आप इन्वेस्ट करते ही रहो रेगुलरली, खाली म्यूचुअल फंड करोगे। क्योंकि एक आपको मैथमेटिक्स मालूम होना चाहिए कि अगर आपका वेल्थ 10% से हर साल बढ़ता है तो कितने साल में डबल होता है, किसी को पता है? वो 8 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 15% रिटर्न बनता है तो 6 साल में डबल हो जाएगा। 30 साल तक करोगे तो हर 6 ईयर में आपका
आपका वेल्थ डबल होगा 15% के रेट पे, तो बन जाता है वेल्थ। एक क्वेश्चन इससे ये जुड़ता हुआ है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे हम अगर एफडी कर देते हैं तो हमारा पैसा सेफ है, बैंक में पड़ा हुआ है। अब हम म्यूचुअल फंड में लगा दिए, अभी मार्केट नीचे गया तो मेरा 1 लाख है तो वो 80-90 हजार दिखाने लगेगा, फिर मार्केट बढ़ेगा तो ऊपर दिखाने लगेगा। तो हम इतना प्रेशर लेने से बढ़िया हम सीधे अगर एफडी कर दें, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एक्चुअली 6% 7% जो होता है ना, वो 10 तक पे ना, तो 10 साल तक करो 7% रेट पे, तो वो करीब करीब डबल के पास थोड़ा बहुत पहुंचेगा, मतलब पूरा डबल तो होगा नहीं। और आफ्टर 10 ईयर्स आप देखोगे ना, तो जो गाड़ी 3 लाख रुपया की आ जाती है ना कार, वो 7 लाख रुपया की हो जाएगी या तो 8 लाख की हो जाएगी। तो एफडी में आपको जितना रिटर्न मिलता है, इससे आपकी क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा बढ़ती है, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो एफडी के रिटर्न से आपकी वेल्थ एक्चुअली कम होती है, बढ़ती नहीं है। रियल टर्म में आपका वेल्थ कम हो जाता है। सपोज आपके पास अभी 10 लाख रुपीज़ है, आपने उसको एफडी में डाल दिया 7% पे 10 ईयर्स तक, तो वो आपका 17-18 लाख हुआ, 17-18 लाख हुआ। तो वो मकान जो आपको 10 लाख में मिल रहा था 10 ईयर्स पहले, वो आज 30 लाख का है। वैल्यू कम हो गया मनी का, मतलब हाँ, मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से रिटर्न आप कम ले रहे हो। तो इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एटलीस्ट 12% रिटर्न आएगा, तो आपको जिस हिसाब से थिंग्स कॉस्टली होती है वहाँ आप मतलब इसको बीट कर पाओ। ये सिंगल होता है इकोनॉमिक्स का, 12% रिटर्न चाहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे और तभी आप टिक पाओगे। तो सर एक क्वेश्चन और था इससे कि जैसे कि आप तो 20 साल से मार्केट में हैं, तो मतलब कि अभी तक लगभग औसत म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट मिल जाता होगा, मतलब कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेट कोई एक्यूरेट नहीं, मतलब हाँ 14 to 15% होता है एवरेज। अगर आप 10 साल मिनिमम 10 साल, हाँ मिनिमम 10 ईयर्स करोगे तो 14 to 16% होता ही है। चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर, मतलब कोरोना का पीरियड भी रहेगा तब भी मतलब वो 15%। हाँ हो जाएगा, क्योंकि SIP करोगे तो हो जाएगा। अगर आपने लमसम डाला है तो गारंटी नहीं, क्योंकि अभी सितंबर में मार्केट 26,000 था, तब किसी के एक साथ 10 लाख रुपया डाला तो भी कम ही होगा। लेकिन हर महीने 5-5 हज़ार डालोगे तो वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो SIP रूट में मिनिमम 10 ईयर्स रखोगे तो 14 to 16% बनता है। सारे म्यूचुअल फंड का डेटा यही बता रहा है। चलो ऑन अ लाइटर नोट, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा शेयर मार्केट पे बहुत क्वेश्चन हो गए, तो ज़्यादातर अगर यंग स्टूडेंट के लिए है तो मेरा मैसेज होगा थोड़ा कि भाई हम हैंडीकैप तो है, विजन नहीं है, प्रॉब्लम तो है, तो मेंटली टफ रहेंगे और डिटर्मिनेशन से काम करेंगे तो सक्सेस तो किसी भी फील्ड में मिल सकती है। और दूसरा कि जो भी काम हमारे सामने आए उसको एक्सेप्ट करना सीखो। और मैंने ना पॉलिटेक्निक में मैं इंग्लिश के लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हुआ था, लेकिन मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। ये इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये 6-7 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं ऑल्टरनेटली इंग्लिश के साथ साथ। तो इसलिए जो भी मैं लगभग सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मेरे पास है, इसलिए थोड़ा बहुत जल्दी से मैं कैचअप कर लेता हूँ थिंग्स। तो जो भी आपको करने को मिले वो कर लेना चाहिए। और एक हमेशा सूत्र याद रखना चाहिए कि अगर आपने कोई काम आपके सामने आया
और आपने भूल से भी ये बोल दिया कि आई कांट डू इट, तो ये कभी होने वाला नहीं है। आप हमेशा ये बोलो कि आई कैन डू इट, तो ये काम आपको नहीं आता है, डिफिकल्ट है, तो भी हो जाएगा। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है कि अगर खुद से ही तुम बोल देते हो कि आई कैन नॉट डू इट, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वो रिकॉर्ड कर लेता है कि मैं नहीं कर सकती, कि मैं नहीं कर सकता। तो कभी भी अपने मुंह से ये मत निकालो कि आई कांट डू इट, तो हमेशा ऐसा ही बोलो कि आई कैन डू इट। मेरा तो व्हाट्सएप स्टेटस ही वो है, आई ऑलवेज से दैट आई कैन डू इट। तो ऐसा सोच रखो, तो सफलता मतलब सक्सेस फेलियर आपका थिंकिंग पर डिपेंडेंट है ना। आप खुद छोड़ दोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं। इससे तो अच्छा है कि आप यही बोलो कि मैं करूंगा, कर पाऊंगा, तो हो जाएगा। तो मैंने लाइफ में जो जो मेरे को इंटरेस्ट लगा, कंप्यूटर सीखना मैं सीख गया, शेयर बाजार सीखना है वो सीख गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाने को बोला तो वह मैं सीख गया, क्योंकि मेरी इच्छा थी और मेरा पॉजिटिव था। तो हमेशा लाइफ में एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। और दूसरा कि जब नॉर्मल फील्ड में आप काम करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है नॉर्मल लोगों से, तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। तो एक तो सपोज टीचर है, तो मेरे दूसरे टीचरों से मेरे को पढ़ाने में मैं बहुत शार्प होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट मेरे को अप्रिशिएट करने चाहिए कि सबसे अच्छा पढ़ा रहे दूसरे टीचर से। फिर दूसरा भी जो काम होता है कॉलेज का, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ ड्राफ्टिंग है, कुछ ये वो, सब में हमको आगे रहना पड़ता है। फिर जो भी काम सौंपे, मतलब मेरे को 3 बार इन लोगों ने सिलेबस कमेटी में रखा और भोपाल भेजा, तो मैं गया उधर, सिलेबस फ्रेम किया। मेरे को लगभग बहुत सालों तक पेपर सेटिंग का बोला। तो यूनिवर्सिटी में तो किसी को मालूम नहीं होता कि मैं ब्लाइंड हूँ। मेरी कॉलेज में सीधा ऑर्डर मेरा नाम देख के करता है, मैंने कभी उनको बताया नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ। पेपर सेट करके भी मैंने भेज दिए। तो ऐसे मतलब जो भी काम है करने की आदत होनी चाहिए। कि मैं इधर गुजरात में देखता हूँ कि हमारा कुछ देखता हूँ, मतलब कुछ हमारा फ्रेंड जो स्कूल में काम करते हैं ना, उधर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई ये करो, बोलता है सर ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो ब्लाइंड हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ब्लाइंड लोग काम नहीं कर पाते। तो सबसे मेरा जो यंग है खास करके लोग, उनको मैसेज होगा कि भाई आप कुछ पॉजिटिव सोच रख के करोगे काम, और हमेशा यही करो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कुछ भी काम अपने हिसाब से हो जाएगा। एक क्वेश्चन सर और है, थोड़ा सा आपके कविता प्रेम के बारे में भी मुझे पता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक क्वेश्चन है कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, कविता वाला जो आपका पार्ट है, पोएट्री वाला। हाँ, तो ऐसे तो मेरे हॉबीज बहुत है, लेकिन कविता में तो ऐसा था कि मैं जब 11th में आया ना, तो हमारे टीचर थे, उनका सरनेम ही था कवि सर, और वो कविता के शौकीन थे। हमको सिलेबस की कविताएं तो पढ़ाते थे, लेकिन और भी कवियों की ला के पढ़ाते थे, और वो खुद भी थोड़ा बहुत लिखते थे और हमको इनकरेज भी करते थे। तो उनका इंस्पिरेशन से हमने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था उस टाइम में, उस एज में। तो हमको कवि सम्मेलन में भी ले गया, फिर हमको प्रेजेंट करने लगे एज ए पोइट, मतलब छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में। और उसमें 1-2 बड़े कवि रहते थे, हमको भी डाल देते थे उसमें बीच में 1-2 कविताएं बोलने के लिए। ऐसे ऐसे वो इंट्रोड्यूस करते गए, तो हमारा हॉबी बढ़ता गया, तो हम लिखते गए, लेकिन ज़्यादातर गुजराती में लिखते हैं। तो मैं सुना तो नहीं पाऊंगा, हिंदी में तो नहीं लिखा है मैंने। और दूसरा कविता, एक तो मेरा लिटरेचर का सब्जेक्ट, तो मेरे वैसे भी थोड़ा लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो वैसे भी कविता गुजराती की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, पढ़ना समझना अच्छा ही लगता है। लेकिन लिखना तो आदमी उसी लैंग्वेज में लिखेगा जो उसका मदर टंग है। तो काफ़ी कवि सम्मेलन किए हमने, और फिर तो हम लोगों ने ब्लाइंड लोगों का कवि सम्मेलन चालू कर दिया था साल में 2 बार, सारे ब्लाइंड लोग आके पढ़ेंगे, तो अच्छा लगता था। अभी थोड़ा कम करते हैं। तो इसके सिवा भी मेरा हॉबी तो मैं चेस खेलना, फिर वो ब्लाइंड का क्रिकेट खेलना, ऐसे लगभग सारी एक्टिविटी मेरे को करने की अच्छी लगती थी स्कूल टाइम से।
हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि क्रिकेट और चेस में भी हॉबीज़ है। मेरा क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपने इतना कुछ किया, सारी फील्ड्स में आपने कुछ ना कुछ किया है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में आपने क्या किया है और स्पोर्ट्स से आपकी कितनी अटैचमेंट रही है? स्पोर्ट्स से मेरी बहुत अटैचमेंट है। मतलब ये जो ब्लाइंड का क्रिकेट होता है वो भी मैं खुद खेलता था, और चेस भी मैं खुद खेलता था बहुत, मतलब 4th 5th में था तब से। तो पहले ब्लाइंड स्कूल में तो ब्लाइंड लड़कों से खेलते थे, फिर नॉर्मल के साथ भी खेलने लगे, फिर टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट मैंने किया था, फिर नॉर्मल के साथ भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत चेस का बहुत चस्का था, हॉबी मतलब अभी भी है। तो फिर क्रिकेट हम ये खुद खेलते भी थे, और ये इंडिया का टीम जब खेलता है तो कमेंट्री भी सुनते हैं। और फिर मेरे को टेनिस का भी कमेंट्री सुनना अच्छा लगता है, वो जो कोर्ट टेनिस होता है जिसको लॉन टेनिस बोलते हैं। तो उसमें मेरा 2 पर्पस होता था कि एक तो मेरे को वैसे भी एक्साइटमेंट होता था कि कौन आगे कौन पीछे कौन कैसा खेलता है, दूसरा मेरा लैंग्वेज का हॉबी है, तो कमेंट्री से भी मेरे को लैंग्वेज लर्निंग करने का भी मौका मिलता था। तो इस हिसाब से भी मैं सुनता रहता था। तो दोनों काम होते थे, क्रिकेट का क्रिकेट एंजॉय करते थे, लैंग्वेज भी सीखते थे। और लगभग सारे स्पोर्ट्स के मैंने कमेंट्री सुने हुए हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस का भी कमेंट्री तो मैंने सुना ही हुआ है, बैडमिंटन है। तो मुझे पता तो होता है कि कौन सी गेम में क्या कैसे खेलते हैं, क्या उसका स्कोरिंग पैटर्न होता है, अलग टर्मिनोलॉजी मुझे सबकी मालूम होती है। खेलना तो मेरा क्रिकेट और चेस दो ही हुआ, बाकी मैं सुनता रहता हूँ। पर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला आपको सुन के कि आपने इतनी सारी चीज़ों को अचीव किया, और निश्चित रूप से इस इंटरव्यू को सुन के काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद स्टडी विद वीआई की टीम की तरफ से आपका, कि आपने इतने अपने कीमती समय को हम लोगों को दिया। और इसके साथ साथ हम धन्यवाद करते स्नेहा मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Okay, I also thank you very much for giving me an opportunity to address all of you and put across my thoughts before you. और आशा करता हूँ कि मतलब मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, खाली मेरा ऐसे एक ही याद रखो कि लर्निंग 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 लर्निंग, वन हैज़ टू बी अ लर्नर थ्रू आउट हिज लाइफ। बस लर्न करते रहो कुछ ना कुछ। थैंक यू।